हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे कोई कनेक्टिविटी इशू था जिसकी वजह से ये पॉइंट जो है वो कुछ हद तक स्किप हो गया था, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे फिजिकल फाउंडेशन को, और हमने ये चीज़ देखी थी कि फिजिकल फाउंडेशन में बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले एनर्जी कंसर्न रिएक्शंस हैं, जिनमें एनर्जी या तो रिलीज होती है या जिनमें एनर्जी की इनपुट रिक्वायर्ड होती है, इन सब केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं फिजिकल फाउंडेशन, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हम उसे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ याद है कौन सी कैटेगरीज थी? आवाज आ रही है लेकिन बहुत स्लो, ऊंची बोलें। मैम इसको हम एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक में डिवाइड करते हैं। पीछे से आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। कितनी कैटेगरीज हैं? दो कैटेगरीज हैं। कौन सी कैटेगरीज हैं? एंडरगोनिक एंड एंडरगोनिक। यानी फ्री एनर्जी हमारे पास वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर वर्क करने का पोटेंशियल रखती है। इसे हम सिंपली एनर्जी क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज एनर्जी के अंदर हीट भी आ जाती है, एंड वी ऑल नो कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर या बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर हीट कोई वर्क नहीं परफॉर्म करती, वो वेस्ट फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग का पार्ट बन जाती है। हमारे लिए वो यूजलेस है, लेकिन बाकी सिस्टम्स के अंदर वो यूजफुल है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिकली जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि किसी किस्म का वर्क परफॉर्म कर सकती है, उस एनर्जी को बाकी एनर्जी से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली फ्री एनर्जी कहा जाता है, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है विद दी डेल्टा जी वैल्यू। अब डेल्टा जी वैल्यू क्या है आपके पास? डेल्टा का साइन हम हमेशा वहां पे लगाते हैं जहां पे हमने कंपेयर करना हो, जहां पे हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना हो। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी वैल्यू या फ्री एनर्जी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। ये वो डायग्राम है जिसपे आप किसी केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट्स और उसमें बनने वाले प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपने ये देखना है कि ये केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फेवरेबल है, या नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन फेवरेबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यूज को कंपेयर करोगे। और किस तरह से कंपेयर करना है? यू हैव अ रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, और आप इस डायग्राम के ऊपर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनका एनर्जी लेवल हाई है। अगर ए आपका रिएक्टेंट है और इसमें 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस मोमेंट पे अवेलेबल है, और इस ए रिएक्टेंट में जब प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होना है, तो इस प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए सिर्फ 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इट मींस रिएक्टेंट्स आर सेल्फ सफिशिएंट, इनके पास प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा एनर्जी है। ऐसे है ना, इन्हें किसी फॉरेन असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, इन्हें एनर्जी को एज एन इनपुट ये रिक्वायर नहीं करते। सो आप अगर इस केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू निकालोगे तो आप किस तरह से निकालोगे कि डेल्टा जी वैल्यू इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास डेल्टा जी वैल्यू आएगी 20 माइनस 100 which is equal to minus 80 किलोजूल पर मोल। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आएगी, आप उस केमिकल रिएक्शन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दिस केमिकल रिएक्शन इज फेवरेबल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इसे स्पॉन्टेनियस या फेवरेबल क्यों कह रहे हो, तो आप कहोगे बिकॉज इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल हाई है, प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल लो है, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इस तरह से होगा कि एनर्जी वैल्यू रिलीज होगी, इसमें आपको एनर्जी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपका आएगा एक्सरगोनिक कैटेगरी। तो अब अगर हम इसी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम को किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए ऑब्जर्व करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन एक्सरगोनिक नहीं है बल्कि एंडरगोनिक है, तो आपका पैटर्न रिवर्स हो जाएगा। लाइक इस केस में आपके पास यू हैव प्रोडक्ट्स, यू हैव रिएक्टेंट्स,
लेकिन रिएक्टेंट्स का जो एनर्जी लेवल है वो लो है। फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास रिएक्टेंट ए के पास 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी अवेलेबल है और प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? सपोज 100। अब आप जब इस केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू एनर्जी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो प्रोडक्ट के लिए तो आपको 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन रिएक्टेंट्स के पास कितनी एनर्जी है? 20। और जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपके पास जो डेल्टा जी वैल्यू आएगी इस टाइम बेशक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसी इस दूसरे रिएक्शन जितनी है, लेकिन इसके साथ जो साइन है वो प्लस साइन। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर डेल्टा जी वैल्यू आपको बताई गई हो कि इस केमिकल रिएक्शन में यू हैव अ पॉजिटिव डेल्टा जी वैल्यू, तो आप उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर सकते हो कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नॉन फेवरेबल, नॉन स्पॉन्टेनियस। और क्यों नॉन फेवरेबल, नॉन स्पॉन्टेनियस है? बिकॉज इसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर? बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक दोनों तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। देयर आर सम रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, इट मींस कि ये फेवरेबल है, ये स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद हो सकता है। बट व्हाट अबाउट द एंडरगोनिक रिएक्शंस? क्या ये कभी भी नहीं होंगे? और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी होंगे तो वो एनर्जी कहां से आएगी? मैम इसमें एंजाइम वगैरह एक्ट करके इंटरमीडिएट बनाते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो आपके एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है या जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, ये हमेशा कपल्ड होते हैं या लिंक करते हैं विद द एंडरगोनिक रिएक्शन। इसकी एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखिएगा, इससे ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज रिएक्ट करता है विद फॉस्फेट ग्रुप और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए या ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये जो ब्लू कलर का एरो है यहाँ पे, ये इस चीज को शो कर रहा है कि आपके पास इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया? देयर इज अ सेकंड रिएक्शन and this reaction is hydrolysis of ATP into ADP and inorganic phosphate। अगर आप इस रिएक्शन की एनर्जी वैल्यू को देखो तो आप ये चीज कंक्लूड करोगे कि सेकंड रिएक्शन फेवरेबल है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बिकॉज इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में देखें तो उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की फ्री एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 13.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। और दूसरी तरफ आपका जो केमिकल रिएक्शन है व्हिच इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस केमिकल रिएक्शन में -30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर ये दोनों केमिकल रिएक्शन लिंक अप हो जाएंगे या ये कपल्ड हो जाएंगे तो एटीपी अपनी रिलीज होने वाली एनर्जी में से कुछ अमाउंट इस केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करने में यूज करेगा, और वो एनर्जी देने के बाद भी इसके पास जो है वो कुछ एनर्जी बच जाएगी। समझ आ रहा है? -30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी अगर इसने रिलीज की है, एटीपी अपनी हाइड्रोलिसिस में 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है इसका कुछ पार्ट यानी इसमें से 13.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी ये डोनेट करेगा, और कहां पे डोनेट करेगा? एक एंडरगोनिक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव कर देगा, और जो पीछे यहाँ पे एनर्जी बच जाएगी उसको ये रिलीज कर देगा। सो पॉइंट इज कि एनर्जी कपलिंग के बाद ये दोनों केमिकल रिएक्शन दे आर स्टिल फेवरेबल। अगर हम इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप इज कॉमन इन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज इन द प्रोडक्ट्स, तो हमें ये चीज पता है
कि जब हम केमिकल रिएक्शंस को ऐड अप करते हैं और इनको सम करते हैं तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो कॉमन चीज होती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं या उसको हम कैंसिल कर देते हैं। सो ये आपके पास सम में जो है ये ओवरऑल या कपल्ड या लिंक्ड केमिकल रिएक्शन है जिसमें एटीपी रिएक्ट करेगा विद द ग्लूकोज, फॉस्फेट अब यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं और ये क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा एटीपी प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस कंबाइंड केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू क्या होगी 13.8 किलोजूल पर मोल प्लस माइनस 30.5 किलोजूल पर मोल व्हिच इज इक्वल टू माइनस 16.7 किलोजूल पर मोल। यानी लिंक होने के बाद या कपलिंग के बाद भी जो है ये केमिकल रिएक्शन क्या है फेवरेबल है या स्पॉन्टेनियस है। So this is how कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है वो हमेशा एंडरगोनिक रिएक्शंस को क्या करते हैं फैसिलिटेट करते हैं या उन्हें हेल्प आउट करते हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकें। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एटीपी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज एटीपी अपनी हाइड्रोलिसिस से रिलीज होने वाली एनर्जी एंडरगोनिक रिएक्शंस को देता है। इसीलिए एटीपी की एब्सेंस में जो एंडरगोनिक रिएक्शंस हैं उनका रेट क्या हो जाता है स्लो हो जाता है, वो प्रोसीड नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? फिजिकल फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक फाउंडेशन कि जेनेटिक लेवल पे या मोलेकुलर लेवल पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और इसमें हमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं ये माइंड में रखने हैं। सो अभी तक 3 फाउंडेशंस कंप्लीट हुई हैं। कौन-कौन सी? सेलुलर, केमिकल, फिजिकल। सेलुलर फाउंडेशन में हमने 3 डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ को स्टडी किया, उनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन की बेस पे डिफरेंसेस थे उनको हाईलाइट किया। केमिकल फाउंडेशंस में हमने पहले बल्क और ट्रेस एलिमेंट्स देखे और फिर हमने ये देखा कि ये बल्क और ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं ये बायोमोलिक्यूल्स में किस तरह से यूज हो रहे हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में किस तरह से ये लिपिड्स बना रहे हैं, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिपिड्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी और उसके बाद हमने फिजिकल फाउंडेशन को स्टार्ट किया और फिजिकल फाउंडेशन में हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके 2 मैकेनिज्म्स हैं। देयर आर सम रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है एंड दे आर एक्सर्गोनिक और ये रिलीज होने वाली एनर्जी जो है ये एंडरगोनिक रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है ड्राइव करती है। The next foundation is genetic foundation जिसमें obviously हम लोग DNA और RNA की बात करेंगे। DNA which is a code of life जिसके अंदर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन हर एस्पेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आगे जो जनरेशंस हैं उनमें भी पास होती है और अगर इसमें किसी किस्म का कोई चेंज आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो चेंज जो है उसके डेडली इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि डीएनए और प्रोटीन्स के दरमियान लिंक क्या है, क्यों डीएनए में आने वाली म्यूटेशंस हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, दिस इज अ बेसिक डायग्राम जिससे आप लोग कंप्लीमेंटैरिटी इन डीएनए इसको जज कर सकते हैं। वी ऑल नो कि डीएनए के अंदर देयर आर 2 स्ट्रैंड्स जो कि आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक होते हैं। ये क्वेश्चन समटाइम्स हम लोग इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं कि आपके जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है इसमें फॉर एग्जांपल देयर इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। These nucleotides are linked with each other with the help of phosphodiester bond. जो हमने इससे पहले वाली जो फाउंडेशन है केमिकल फाउंडेशन में पढ़ा था कि आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड का 3 पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड की 5 पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करता है। दैट्स व्हाई समटाइम्स बुक में इसे 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है इसका 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल ग्रुप इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। सो एक स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं they are linked with each other with the help of a covalent bond and the name of this covalent bond is phosphodiester bond. लेकिन जब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ इंटरैक्ट करता है तो इस केस में आपके पास यहाँ पे ये आपस में तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं लेकिन दे विल होल्ड ईच अदर
with the help of hydrogen bonds. ठीक है, so ये आपने याद रखना है कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंबाइन करने वाला विद इन द सेम स्ट्रैंड जो लिंकेज है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और जो लिंकेज दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स के दरमियान प्रेजेंट है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज दीज आर द वीक इंटरेक्शंस, और ये इंटरेक्शंस डीएनए को अनकॉइल करने में भी हेल्प करती हैं। लाइक आपका जो डीएनए है उसके अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड और वो बहुत टाइटली पैक्ड हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, आपके एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक खास एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, उस एंजाइम ने प्रोड्यूस होना है। हेक्सोकाइनेज को कोड करने के लिए सीक्वेंस इतने रीजन पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो डीएनए क्या करेगा? डीएनए का ये पोर्शन, के डबल हेलिकल पोर्शन अनवाइंड होगा, यानी इस पोर्शन के अंदर जो आपके दो स्ट्रैंड्स हैं वो इस तरह से सेपरेट होंगे। इसमें से एक स्ट्रैंड के ऊपर जो है वो रेप्लिकेशन मशीनरी आके बाइंड करेगी और इसका डुप्लीकेट बना देगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टी सी जी ए है तो यहाँ पे ए जी सी एंड टी बन जाएगा, डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा, और दूसरा स्ट्रैंड जो है ये रेप्लिकेशन में यूज नहीं होता। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन डिटेल स्टडी करोगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डीएनए की जो कंप्लीमेंटेरिटी है इसका फायदा क्या है सेल्स को? व्हाई डीएनए जो है वो कंप्लीमेंटेरिटी को इंश्योर करता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, यानी इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनमें एक जैसे सीक्वेंस क्यों प्रेजेंट है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी विद इन डीएनए? आरएनए में तो नहीं है, आरएनए का तो एक ही स्ट्रैंड है। कंप्लीमेंटेरिटी बेसिकली इस चीज को इंश्योर करती है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जब डुप्लीकेट होगा या इसकी जब रेप्लिकेशन होगी तो वो चेंज ना हो। बिकॉज डीएनए लेवल पे अगर किसी किस्म का कोई चेंज आया तो वो चेंज बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती। उस चेंज की वजह से प्रोटीन्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, या उस चेंज की वजह से हमारा पूरा जो जीनोम है वो बदल सकता है। ऐसे ही हुआ ना कि एवोल्यूशन में जैसे जैसे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती गई तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइवर्सिफाई होता गया, स्पीशीज ओरिजिनेट होती गई। सो अगर आपने किसी एक स्पीशी को मेंटेन रखना है तो उसकी जेनेटिक मटेरियल को भी सेव रखना है, उसमें किसी किस्म की जो है वो डेंजरस चेंजेस नहीं आने चाहिए। समटाइम्स यूजफुल चेंजेस अलाउ होते हैं, ठीक है, जिसको आप अडैप्टेशंस कहते हो, लेकिन जो उसके लिए हार्मफुल चेंजेस हैं वो अलाउ नहीं होती। सो जब रेप्लिकेशन होगी, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैंड जो है ये एज अ गाइड एक्ट करेगा। ठीक है, यानी जो रेप्लिकेशन मशीनरी है उसने इस स्ट्रैंड को सामने रखते हुए आपका न्यू स्ट्रैंड बना। अगर ये कंप्लीमेंटेरिटी वाला फीचर ना होता और यहाँ पे गाइड प्रेजेंट ना होती तो आपकी यहाँ पे एरर के चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के चेंज होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा थे। तो अब रेप्लिकेशन मशीनरी को ये चीज पता है कि मैंने इसको एज अ गाइड या टेम्पलेट रखना है और इसके मैंने कंप्लीमेंटेरिटी के रूल को अप्लाई करते हुए मैंने जो है वो डुप्लीकेट स्ट्रैंड को प्रोड्यूस। तो कंप्लीमेंटेरिटी जो है वो जीन के अंदर किसी किस्म का चेंज जो है उसको आने से रोकती है, लेकिन स्टिल देयर आर चांसेस कि म्यूटेशन आ सकती है। डीएनए लेवल पे अगर कोई म्यूटेशन आती है तो वो प्रोटीन को किस तरह से इफेक्ट करती है? एनी आइडिया? डीएनए और प्रोटीन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? मैम इससे फिर मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, तो इस तरह से म्यूटेशन। बायोलॉजी में की है ना? ओके, वी ऑल नो कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो है उनको स्पेसिफाई करने वाली इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करता है, यानी मैसेंजर आरएनए बनाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है कि डीएनए ने इस टाइम प्रोटीन बनानी है तो वो अपने इस जीन की सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए के ऊपर शिफ्ट करेगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, और अगर यहाँ पे आपके पास एडेनिन गुआनिन है तो यहाँ पे थायमिन और साइटोसिन। फॉर एग्जांपल दिस इज मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए बनता क्यों है? बिकॉज हमारे पास जो रेप्लिकेशन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस वाली मशीनरी है ये तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है वो साइटोसोल में पड़ी हुई है। अगर डीएनए
खुद उठ के साइटोसोल में आएगा कि मेरे इस पोर्शन के हिसाब से प्रोटीन बनाओ। तो साइटोसोल में देयर आर मेनी एंजाइम्स जो कि इसको डिग्रेड कर सकते हैं। इसलिए डीएनए क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए पे कॉपी करता है, एंड देन दिस मैसेंजर आरएनए व्हिच इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसने डीएनए के किसी एक खास पोर्शन, एक छोटे से पोर्शन से इंफॉर्मेशन उठाई है और वो उस इंफॉर्मेशन को लेके न्यूक्लियस से साइटोसोल में आ गया। साइटोसोल में जहां पे राइबोसोम्स अवेलेबल होंगे मैसेंजर आरएनए इसके साथ अटैच हो जाएगा और राइबोसोम इसके ऊपर पड़ी हुई सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट कर देंगे इनटू प्रोटीन। नाउ राइबोसोम्स को कैसे पता चलता है कि इस सीक्वेंस से कौन सी प्रोटीन बननी है? मैम उस पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से पता चलता है जो डीएनए में होंगे। न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है इट एक्ट एज अ कोड। वी ऑल नो कि आपके पास जो 3 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इट कैन एक्ट एज अ कोडॉन और ये स्पेसिफाई करता है एक अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर आपके पास AGC एक कोडॉन है, फॉर एग्जांपल ये कोडॉन स्पेसिफाई करता है अमाइनो एसिड एलानिन को, तो आपकी प्रोटीन जब बनेगी तो इसमें पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा? एलानिन। इसी तरह से जो नेक्स्ट 3 अमाइनो एसिड्स हैं, अगर ये वेलिन को एनकोड करते हैं तो आपकी प्रोटीन के अंदर लगने वाला सेकंड अमाइनो एसिड क्या होगा? वेलिन। इट मींस कि ये जो डीएनए की सीक्वेंस इतनी सेव करके रखी गई थी, ये सीक्वेंस इसलिए इसको सिक्योर किया गया था बिकॉज इसमें एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन है और अगर इस इंफॉर्मेशन में से कोई एक अल्फाबेट भी चेंज हो गया, जी की जगह यहाँ पे टी आ गया और इस टी की वजह से आपके यहाँ मैसेंजर आरएनए पे भी टी आएगा ना, ऐसे ही है ना, तो आपका जो नया अमाइनो एसिड होगा हो सकता है वो एलानिन ना हो बल्कि एलानिन की जगह वहां पे प्रोलीन आ सकता है। सो डीएनए के ऊपर किसी एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से आपका कोडॉन चेंज हो सकता है और अगर कोडॉन चेंज हुआ तो उसकी वजह से आपकी प्रोटीन के अंदर जो लगने वाला या इनकार्पोरेट होने वाला अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा। एंड वी ऑल नो सिकल सेल एनीमिया इस चीज की बेस्ट एग्जांपल है कि अगर प्रोटीन के अंदर किसी भी जगह पे कोई अमाइनो एसिड चेंज होता है तो इसकी वजह से प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन नहीं कर सकती। इस चीज को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस। क्या हर दफा ऐसा ही होता है कि म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती? या समटाइम्स म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। पहले आप एक इस स्लाइड को देख लें, उसके बाद मैं इसी पॉइंट को दोबारा से रेज करूंगी कि म्यूटेशन जो है वो समटाइम बेनिफिशियल भी हो सकती है। दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें रेड कलर का पोर्शन हाईलाइट करके बताया गया है कि दिस पोर्शन विल स्पेसिफाई एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एक्चुअली वो एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी आप लोगों ने ये जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा है ना, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इस केमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है दिस इज काइनेज जो कि फॉस्फेट ग्रुप को इसमें अटैच कराता है। सो हेक्सोकाइनेज की जो जीन है वो डीएनए में पड़ी हुई है जस्ट लाइक द जीन्स ऑफ ऑल अदर प्रोटीन्स। इस टाइम पे सेल ने हेक्सोकाइनेज को अगर प्रोड्यूस करना है तो सिर्फ इतने पोर्शन जो हाईलाइट हुआ हुआ रेड कलर में जो कि हेक्सोकाइनेज को इनकोड करता है, इतने पोर्शन में ही मैसेंजर आरएनए बनेगा बिकॉज़ डीएनए के बाकी पोर्शन में प्रोटीन नहीं बनाते। इस टाइम हमें सिर्फ हेक्सोकाइनेज रिक्वायर्ड है। सो हेक्सोकाइनेज की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए पे शिफ्ट होगी। मैसेंजर आरएनए आगे आके राइबोसोम्स के पास जाके उसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। पॉलीपेप्टाइड की जो लीनियर चेन है वो बाद में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बाद अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। सो नाउ दिस हेक्सोकाइनेज कैन रिएक्ट विद द ग्लूकोज एंड एटीपी और उसको कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। अगर डीएनए में कोई चेंज आया तो उसकी वजह से प्रोटीन इफेक्ट होगी बिकॉज अल्टीमेटली उस प्रोटीन को बनाने वाली इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? डीएनए से आ रही है। इस चीज को हम दो तरह से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो डीएनए है इसमें किसी किस्म की म्यूटेशन आई, इस म्यूटेशन के दो इफेक्ट्स हो सकते हैं।
लाइक मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आपका जो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया था कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो है ये चेंज हो गया है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट था, लेकिन बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इस साइटोसिन की जगह यहाँ पे क्या चीज आ गया, एडेनिन आ गया। ये एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन के दो तरह के जो है वो इफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो ये बेनिफिशियल हो सकती है या ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। बेनिफिशियल म्यूटेशंस क्या है और हार्मफुल म्यूटेशंस क्या है? हार्मफुल म्यूटेशंस में हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन उस म्यूटेशन को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है और उस न्यूक्लियोटाइड की वजह से अल्टीमेटली अमाइनो एसिड चेंज होगा और अमाइनो एसिड की वजह से प्रोटीन का फंक्शन जो है वो डिसरप्ट हो सकता है। ऐसे म्यूटेशंस जो है जिनकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर या फंक्शन डिस्टर्ब होता है, उन म्यूटेशंस को हम हार्मफुल म्यूटेशंस कहते हैं एंड दीस म्यूटेशंस आर यूजुअली लिंक्ड विद द डिजीजेस। देयर आर सम म्यूटेशंस जिनको आप बेनिफिशियल म्यूटेशंस कहते हो और ये म्यूटेशंस एक्चुअली एवोल्यूशन में यूज होती है। इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसी स्लाइड को फोकस करो तो यू हैव द डीएनए और उस डीएनए के ये जो रेड कलर का लेबल हुआ हुआ है पोर्शन, दिस इज द जेनेटिक सीक्वेंस फॉर एंजाइम हेक्सोकाइनेज। फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ सर्टेन म्यूटेशन ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये डुप्लीकेट हो गई है इन द सेकंड स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। हो सकता है जो डीएनए को सिंथेसाइज करने वाली मशीनरी है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसने एक डीएनए से डॉटर डीएनए बनाना है, ठीक है, पेरेंट से डॉटर स्ट्रैंड जिसने बनाना है, उसने इस किस्म की गलती की है कि उसने इस पूरी की पूरी जीन को डुप्लीकेट कर दिया। सो आपका जो नया डीएनए बना है उस डीएनए के अंदर यू कैन सी कि एक एडिशनल हेक्सोकाइनेज की जो जीन है वो पड़ी हुई। समझ आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है। सो इस म्यूटेशन की वजह से आपके पास इवेंट क्या हुआ है, जीन डुप्लीकेशन। एक जीन जो आपके पास सिंगल कॉपी में प्रेजेंट थी पेरेंट स्ट्रैंड के अंदर, अब डॉटर स्ट्रैंड के अंदर उस जीन की जो है वो दो कॉपीज प्रेजेंट है, यानी वो डुप्लीकेट हो चुकी है। इस एवोल्यूशन को अगर हम इस पे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव अप्लाई करें तो आफ्टर द सेकंड राउंड ऑफ म्यूटेशन, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर शो कर रहा है कि एक दफा तो म्यूटेशन हुई या डीएनए पॉलीमरेज ने गलती की और उस गलती की वजह से आपकी जो जीन है वो डुप्लीकेट हो, लेकिन डुप्लीकेशन के बाद एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से उसमें दोबारा से म्यूटेशन आ गई। लाइक यू कैन सी हियर कि किसी एक जगह के ऊपर कोई एक आधा न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हो गया, इस न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से आपके पास अब जो प्रोटीन बनेगी वो पहले वाली प्रोटीन से थोड़ी सी डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है कि पहले वाली प्रोटीन ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट लेती थी, उसके साथ एडीपी को रिएक्ट करा के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती थी, बट दिस प्रोटीन वाज इनकेपेबल फॉर गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज के साथ बाइंड नहीं करती थी, लेकिन इस चेंज की वजह से या इस म्यूटेशन की वजह से आपका जो नया बनने वाला एंजाइम है इसकी जो एक्टिव साइट है ये ग्लूकोज के मुकाबले में गैलेक्टोज को ज्यादा जो एफिशिएंटली है वो बाइंड करती है। सो आपके पास इस तरह के इवेंट की वजह से एक आपका जो है वो जेनेटिक मटेरियल उसमें एक बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया कि पहले आपके पास एक एंजाइम था जो कि सिर्फ ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता था, बट नाउ यू हैव टू डिफरेंट एंजाइम्स जिसमें से एक गैलेक्टोज के लिए भी स्पेसिफिसिटी रखता है। सो अगर पहले सिर्फ ग्लूकोज जो है वो एज अ फूड यूज किया जाता था, तो अब आप गैलेक्टोज को भी एज अ फूड यूज कर सकते हो बिकॉज यू हैव एन एंजाइम जिससे आप उस गैलेक्टोज को फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं या आप उसको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सो हमेशा ये चीज नहीं देखनी कि म्यूटेशन की वजह से आपके पास जो है वो प्रोटीन इफेक्ट हो रही है, समटाइम्स म्यूटेशन आपके लिए बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए आप लोगों की एक शॉर्ट सी असाइनमेंट है और जब मैं असाइनमेंट दूंगी या किसी भी जगह में ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लूंगी कि व्हाट आर द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स,
SNPs. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNPs क्या होती है? ठीक है, क्या ये SNPs हमेशा डिजीज कॉज कराती हैं या नहीं? लाइक इसमें कुछ SNPs होती हैं जिनको हम कहते हैं सिनोनिमस SNPs और कुछ SNPs होती हैं जिनको हम कहते हैं नॉन सिनोनिमस SNPs। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले ये बताना चाहिए कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या हैं, SNPs क्या हैं। उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, सिनोनिमस SNPs, नॉन सिनोनिमस SNPs, और इनका प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट क्या है। ये आप लोगों ने विद एग्जांपल्स जो है ना इस चीज को देखना है। इसको आप यही समझें कि ये आप लोगों की जो असाइनमेंट मैं नेक्स्ट वीक या उसके बाद अपलोड करूंगी, क्विज जब हो जाएंगे तो उसके बाद असाइनमेंट जैसे मैं दूंगी उस असाइनमेंट के अंदर एक क्वेश्चन ये भी होगा। ठीक है, अगर मैं ऐड नहीं भी करूंगी तो आप लोग मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं उसमें क्वेश्चन को ऐड कर दूंगी। इज इट क्लियर? ओके, सो बच्चों यहाँ तक आपके पास जो है वो एवोल्यूशनरी फाउंडेशन थी, और इसी पॉइंट को अगर माइंड में रखते हुए हम इस डायग्राम को पहले देख लेते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हमारे लिए ज्यादा जो फीचर्स हैं वो लेके आता है किसी लिविंग सिस्टम के अंदर या सेल के अंदर। उसके बाद हम इंशाल्लाह जो सेकंड चैप्टर है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक प्रिमिटिव सेल है जो कि एक यूकेरियोटिक सेल है, तो जिसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, बट इट इज एन एरोबिक सेल। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर या हम अगर सिंपल किसी भी सेल की बात करते हैं, वो अगर ग्लूकोज को एज अ फ्यूल यूज करता है तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस हैं। लाइक ये अगर सेल है तो आपके सेल ने जैसे ही ग्लूकोज को अपटेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 10 एंजाइम्स जो कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को अल्टीमेटली पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन है इसको हम एनएरोबिक ऑक्सीडेशन कहते हैं, बिकॉज इसमें किसी भी किस्म की ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही पायरोवेट बन जाता है और पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, तो अब आपके पास जो सेकंड राउंड है जिसमें एक्चुअली एटीपी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका टीसीए साइकिल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके लिए जितना भी सेटअप रिक्वायर्ड है वो सारे का सारा इस ऑर्गेनेली के अंदर पड़ा है। सो अगर किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं है, इट मींस कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, उसमें जो फ्यूल की ऑक्सीडेशन होगी वो किस मोड से होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो आपके सेल्स हैं जो कि प्रिमिटिव यूकेरियोट्स हैं, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं, ये अपने फ्यूल की ऑक्सीडेशन करते थे वाया एनारोबिक मैकेनिज्म या एनारोबिक ऑक्सीडेशन का जो पाथवे है उसके थ्रू। जबकि नेचर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया रिपोर्टेड थे जिनके पास ये एबिलिटी थी कि वो फ्यूल को जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं वाया एरोबिक मींस। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में, एक तरफ आपके पास यूकेरियोटिक सेल है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, और दूसरी तरफ आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास एबिलिटी है कि वो अपने फ्यूल को क्या कर सकता है, एरोबिक मींस से ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स ने एक रिलेशनशिप डेवलप किया जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, और इस रिलेशनशिप की वजह क्या थी, बिकॉज ये जो आपका सेल है जिसने एनारोबिक रेस्पिरेशन की इतनी एफिशिएंटली एटीपी नहीं बना सकता। अगर हम ग्लाइकोलिसिस से बनने वाले एटीपी देखें तो हम ये कहते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 एटीपी बनाता है, जबकि कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद आपके पास 30 या 32 एटीपीज बन जाते हैं। इसका मतलब है कि ये ज्यादा एफिशिएंटली फ्यूल को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, या ये एक ग्लूकोज से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो वाले सेल्स जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सो आपके जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसलिए बनाया बिकॉज दे वांट टू एनहांस द अमाउंट ऑफ एटीपी जो कि एक ग्लूकोज से बनती है, और जो बैक्टीरिया थे इन बैक्टीरिया ने फ्यूल को गेट करने के लिए या अपनी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए इस ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप किया।
सो इस वजह से आपकी जो प्रीवियस सेल्स जो कि एनारोबिक सेल्स थे वो आप इसमें कन्वर्ट हो गए एरोबिक सेल्स में, दैट बिकॉज़ ये बैक्टीरिया ग्रेजुअली फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। क्लियर हुआ? अब इसके बाद भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे हम लोग हैं हेटेरोट्रॉप्स, उनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया तो एज इट इज रहा और ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये डिपेंडेंट है ऑन ऑटोट्रॉप्स। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे थे जिन्होंने पहले माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप किया बाय द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड देन अ सेकंड सिम्बायोटिक एक्टिविटी ये इन्होंने साइनोबैक्टीरिया के साथ की। और साइनोबैक्टीरिया में वी ऑल नो कि ये बैक्टीरिया की वो कैटेगरी है जिसमें फोटोसिंथेटिक मशीनरी अवेलेबल है। सो इन्होंने जैसे इन साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया और इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप किया, तो अब आपके इन यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह की प्रॉपर्टीज आ गई। ये अपनी फूड खुद बना भी सकते हैं और उसके बाद इसको एरोबिक मींस से ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो ये आपके पास एवोल्यूशनरी फाउंडेशन है कि किस तरह से लाइफ के अंदर जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डाइवर्सिटी आती है। बच्चों ये वाला जो आपका पहला चैप्टर था, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बेसिक सा चैप्टर था और इसको आप लोगों ने स्लाइड्स को पहले देख के उसके बाद आप लोगों ने जो है वो पढ़ना शुरू करना है। अब सेकंड जो चैप्टर है वाटर, ओके वाटर का अगर हम एक जनरल सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वाटर क्या है, तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट प्रेजेंट है दिस इज वाटर। और जैसे जैसे हम इस चैप्टर के बाकी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, बाकी चीजों को देखेंगे, तो हमें ये चीज समझ में आएगी कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट हैं। और वाटर बेसिकली जो हमारी बॉडी के बफर्स हैं, बायोलॉजिकल बफर्स हैं, उनकी मेंटेनेंस और उनकी जो एक खास उनकी जो वैल्यू है जिसपे उन्होंने प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे वर्क करना है, उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है समहाउ। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर है क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, किस किस्म के लिंकेजेस हैं, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस तरह से फैसिलिटेट करती है इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स या सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। सो वाटर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, सॉरी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। ये एक आपके पास जो है वो आप सिंपली से कह सकते हैं कि इट इज अ ट्राइमर जिसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन 2 जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो 1 ऑक्सीजन एटम इज लिंक्ड विद द 2 हाइड्रोजन एटम्स। सबसे पहले तो हम ये चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है। और इसमें वाटर के अंदर यूजुअली हम लोग पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं। ये चार्जेस क्या होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट चार्जेस में क्या डिफरेंस? यूजुअली जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है किसी भी 2 एलिमेंट्स के दरमियान, उस कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। आपके पास अगर तो कोवलेंट बॉन्ड किसी 2 ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान बन रहा है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट मींस कि ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी रखता है या उतना स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन और कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड बनता है। सो अगर आप इस केस में मैं एक रफ सी वैल्यू लिखती हूँ, ऑब्वियसली ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, कि आपके पास फॉर एग्जांपल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.1 है तो सेकंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 4.1 होगी, बिल्कुल सेम होगी ना, आइडेंटिकल होगी। इट मींस कि अगर इन दोनों ने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो इनके दरमियान जो शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इक्वली ये दोनों एटम्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ रही है या नहीं? कोवलेंट बॉन्ड हम यही कहते हैं ना कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से होता है।
ठीक है। सो अगर आपके पास जो है वो दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो उस बॉन्ड को बनाने के लिए एक कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और सेकंड कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको ये कार्बन भी उतने ही एफिनिटी से अट्रैक्ट कर रहा है जितना ये कार्बन अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है इट इज इक्वली शेयर्ड या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपके पास among two carbon atoms। ठीक है। सो ये वाला जो आपका बॉन्ड होगा दिस विल बी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? जब आपके जो दोनों एटम्स हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगी, इट मींस कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक ही स्ट्रेंथ या एक जितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में, जितना होल्ड इस कार्बन का है उतना होल्ड इस कार्बन का भी है। तो इस केस में आप इस बॉन्ड को कहोगे कि दिस पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड इज एक्चुअली नॉन पोलर इन नेचर। दूसरी तरफ आपके पास अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड की बात करती हूँ तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में ह्यूज डिफरेंस है। हम ये चीज कहते हैं ना कि जब पीरियोडिक टेबल में हम मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है और जो हाइड्रोजन है वो आपके पास इस पोजीशन पे है जबकि कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस होगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा हाइड्रोजन से क्या होगी ज्यादा होगी। सपोज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.1 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है। अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया लेकिन ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कार्बन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है बिकॉज हाइड्रोजन के पास इतनी फोर्स नहीं है। सो इस केस में आपके पास ये जो बॉन्ड बनेगा इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी किस चीज की, इलेक्ट्रॉन्स की। और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपके पास जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा उस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी और आप उस बॉन्ड को क्या कहते हो, इट इज पोलर बॉन्ड। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम वाटर के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर ये देखते हैं कि पार्शियल चार्जेस क्या हैं और परमानेंट चार्जेस क्या होते हैं। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को भी कंपेयर करो तो आप इस पॉइंट पे आओगे कि ऑक्सीजन चूंकि ये अगर 4th ग्रुप में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन 6th ग्रुप में प्रेजेंट है, इट मींस कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मजीद ज्यादा है। ठीक है। सो इस केस में आपके फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.7 है, हाइड्रोजन की 2 है, तो डेफिनेटली इनके दरमियान जो बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड है, जो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं, इन दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स में ऑक्सीजन का होल्ड ज्यादा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा जबकि हाइड्रोजन के पास जो है वो कुछ हद तक इस इलेक्ट्रॉन की जो है वो आप कह लें डेफिशिएंसी हो जाएगी, परमानेंट नहीं होगी। शेयर ये कर रहे हैं लेकिन उस शेयरिंग में ज्यादा पार्ट किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है। और हाइड्रोजन की इसमें जो आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली एबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है और जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा एफिनिटी से अट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम जिसपे इस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ग्रिड कंपैरेटिवली कम है उसको हम कहते हैं कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड परमानेंट चार्जेस? परमानेंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिसमें आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। लाइक ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन के साथ और उससे कहेगा ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है तुम जाओ। ठीक है। बॉन्ड नहीं बने। सो इस केस में आपके पास परमानेंट चार्ज आ गया बिकॉज अब हाइड्रोजन का किसी किस्म का शेयर रहा ही नहीं है उस बॉन्ड। लेकिन जब बॉन्ड बना हुआ है, शेयरिंग है, लेकिन वो शेयरिंग अनइक्वल शेयरिंग है, तो उस केस में आप कहोगे कि दिस इज अ पोलर कंपाउंड या दिस इज अ पोलर बॉन्ड। ठीक है। ये वाला कोवलेंट बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन आपके पास अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होगा तो वो बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर इन नेचर होगा। पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? ठीक है। बाकी इंशाल्लाह